कपासी एमएस क्लासेस में आपको स्वागत है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और इसमें मैं आपके लिए मैथ्स के सॉल्यूशंस यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहला हमारा मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा गया है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस फंक्शन में आपको रूट के साइन दिख रहे हैं। ये रूट के साइन पूरे क्वेश्चन पे ऐसे होने चाहिए, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। देखिए 64 का जो रूट है वो अपना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। जब ये रूट फिर इस तरीके से अगर होता 73 + 8, अगर पूरे पे रूट होता तो ये हो जाता हमारा 81, और 81 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारा यहाँ इस फंक्शन से क्या निकल के आता 9, इस फंक्शन से हमारे पास आ जाएगा 9 बाहर निकल के आएगा। उसके बाद 9 और 27 जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता 36, और इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। उसके बाद हमारा इस पूरे फंक्शन से हमारे पास क्या निकल के आ गया 6, और अगर ये रूट पूरे पे होता 3 + 6 तो ये कितना आ जाता 9, और रूट से 9 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन वो उसी केस में होगा जब हमारा ये रूट सारे रूट पूरे क्वेश्चन के ऊपर होंगे। तो इस तरीके से इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कि यदि x/y = 4/5 और 7x + 6y = 29, तो हमसे यहाँ पर y की वैल्यू पूछी है। दो फंक्शन दिए गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन से 4/5 x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4/5 y। इस यहाँ से x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 4/5 y + 6y = 29। तो यहाँ से जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 28y + 30y, ये हो जाएगा 29 × 5। तो यहाँ से ये पूरा हो जाएगा 58y = 29 × 5, 29 दूनी 58। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5/2, 2.5। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए छोटी संख्या आप कैसे निकालेंगे, लैसे गुणा में से, इनका गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो मान लीजिए पहली संख्या अगर x है तो दूसरी हो जाएगी x + 14। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 × 60 = x × x + 14। तो ये कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना हो गया x + 14। तो इसके बाद देखिए यहाँ से आप चाहे तो आप यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इस यहाँ पर ऑप्शन भी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर x = 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 × 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 120। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है कि 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए की तुलना में कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं, यह हमें बताना है। तो देखिए 4 और 9 कितना हो गया हमारा 13। तो 39 डिवाइड करेंगे हम 13 से, इंटू हमसे पूछा है बी को ए से कितना अधिक मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है अनुपात में 5 का, तो यही इससे अधिक मिलेगा। इस अनुपात में जितना डिफरेंस है इसी की वजह से वैल्यू में कम ज़्यादा का फ़र्क आएगा। तो हम सीधे डिफरेंस ले लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 5। तो 13 × 3 = 39 और 5 × 3 = 15, तो कितनी अधिक मिलेंगी 15। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद, देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 2288 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्क्स अप। इसका मतलब है कि पहले प्राइस को बढ़ाया गया 10% और 30%। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु थी, उसकी लागत मूल्य कितनी 100 रुपये। हमने क्या करा, पहले इसके प्राइस को 10% बढ़ाया। तो 10% बढ़ाने के बाद
इसकी वैल्यू कितनी हो गई 110 रुपये। इसके बाद हमने क्या करा, इस वैल्यू को 20% और बढ़ाया, तो 110 को आप 20% वो 30% बढ़ाया, तो 30% आप अगर और बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 143, क्योंकि 110 का 30% हो जाएगा 33 रुपये, और 33 रुपये जब आप 110 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 143। अब आप इस 143 पर क्या हुआ है, हमने 30% का डिस्काउंट दिया है, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 20% का डिस्काउंट मतलब वस्तु 80% मूल्य पर बेची गई है, तो 143 का 80% ये हो जाता है हमारा 114.4। ठीक है, तो देखिए अगर लागत मूल्य 100 रुपये होता तो वस्तु कितने पर बेची जाती 114.4 पर, लेकिन वस्तु कितने पर बेची गई है 2288 रुपये पर। तो अगर आप इसका 20 गुना करेंगे तो हमारा ये कितना जाएगा 2288, तो सारी वैल्यूज़ को कितना करना पड़ेगा 20 गुना। तो हमने सबसे पहले लागत मूल्य कितना लिया था 100 को अगर आप 20 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2000, तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद। देखिए हम 600 में कोई वस्तु लाई खरीद के 40 रुपये हमने उस पर और खर्च करे तो हमारा टोटल लागत मूल्य कितना हो गया 640 रुपये। अब 640 पर हमें 12.5% लाभ और कमाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु को 112.5% पर बेचेंगे, तभी हमें 12.5% का लाभ मिलेगा। तो 112% 5, इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 720 रुपये। बस आपको यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि लागत मूल्य में हम 640 रुपये लेंगे, ना कि 600। तो इसका ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए वस्तु हम कितने में 2500 रुपये में लाए खरीद के, हमने इस पर फिर भी 10% का लाभ प्राप्त किया, मतलब 110% पर वस्तु बेची। तो यहाँ से हमें 25 गुणा 110 इतने पर हमने वस्तु बेची, ये कितने 2750 रुपये में, मतलब हमने वस्तु बेच दी 2750 रुपये में। 2500 रुपये की हम खरीद के लाए थे, 2750 रुपये में हमने वस्तु बेच दी। इसके बाद हमें कहा गया है कि एमआरपी पर हमने 12% की छूट देकर तब वस्तु बेची थी, मान ली, और हमसे अंकित मूल्य एमआरपी ही पूछी गई। तो मान लीजिए एमआरपी थी एक्स, इस पर हमने 12% की छूट दी, मतलब 88% पर हमने वस्तु बेची, और फिर भी हमने कितने में बेची है 2750 रुपये में। तो आप इसको काट लेंगे, 11×8 = 88, 11×2 = 22, 11×5 = 55। तो यहाँ से एक्स हमारा आ जाएगा 3125 रुपये। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्या है, साधारण ब्याज पर है, दुगने होने का मतलब है कि हमें ब्याज भी इतना ही चाहिए जितना मूलधन है। तो देखिए सिंपल आप फॉर्मूला रखिए, ब्याज की जगह आप 1500 रुपये रखेंगे, मूलधन भी 1500 रुपये हो गया, इंटू दर 4% इंटू समय हमें निकालना है बटे 100। 1500 से ये 1500 है, 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 100/4। कितने वर्ष लगेंगे 25 वर्ष। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपल आपको अगर आपसे कहा जाए कि कितने साल में दुगना हो जाएगा, तो सिंपल आप 100 को R से भी डिवाइड कर सकते हैं, दर से। तो देखिए यहाँ पर जैसे दर 4% है, तो 100/4 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा हमारा 25। अगर यहाँ पे R की वैल्यू कुछ और होती तो हम यहाँ पर वो पुट करके कर सकते हैं, तो 100/दर से भी आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि 1002 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। हमें साल दर बतानी है प्रतिवर्ष कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिला 144 रुपये 90 पैसे, ये हमारे ब्याज के मिले 2 साल में। तो देखिए मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए 144 रुपये को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ क्योंकि 2 साल की बात है। तो अब देखिए अगर आप 70 रुपये करके बांटेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 7% से 70 रुपये हो गया, तो ये कितना हो गया 140 रुपये।
अब देखिए दूसरे साल में इस वाले 70 रुपये पे भी हमें ब्याज मिलेगा, तो इस 70 का आप 7% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.9। तो तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 144.90 रुपये। तो हमारा इसका 7% दर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। हमें यहाँ पर ए का हिस्सा बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर ब्याज को बांटना है, सॉरी नुकसान को बांटना है। तो नुकसान हमारा कितना 1152 रुपये, टोटल ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15 और 9 24। तो 1152 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, और हमें बताना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है 7, तो हम इसको गुणा करेंगे 7 से। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 से कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो इस तरीके से यहाँ पर 48 × 7 आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारा 336 रुपये। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि ए बी और सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि तीनों की पूंजी का अनुपात किस में है, फिर लाभ को उस अनुपात में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए कि किसने कितना रुपये बिजनेस में लगाया था। तो देखिए टोटल कितना है 50,000। बी ने क्या करा है सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, और ए ने बी की तुलना में, तो बी की वैल्यू कितनी है ये इसमें, तो इसमें हम 2,000 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सी प्लस 8,000। ठीक है, और हमारा तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर लगाए हैं 50,000। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी की वैल्यू थी सी प्लस, ए की वैल्यू थी सी प्लस 8,000, बी की वैल्यू थी सी प्लस 6,000 प्लस सी बराबर कितना है 50,000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3C बराबर हो जाएगा 36,000। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी आ गई 12,000, बी की कितनी हो जाएगी 6,000 अधिक 18,000, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। तो इन तीनों में अनुपात कितना हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा हो जाएगा 10:9:6। तो हम इस 10,000 को जो लाभ था उसको हम बांटेंगे 10:9:6 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे ए का हिस्सा हमें निकालना है, तो 10,000 को आप डिवाइड करेंगे, तीनों को जोड़ के कितना आ गया 25, और ए के हिस्से के लिए हम किससे गुणा करेंगे 10 से। तो ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100, तो ये 4,000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो पहले 4 महीने में टोटल कितनी बिक्री हुई आप इन चारों को जोड़ लेंगे। तो जब आप इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। तो अब तक हमारी कितनी बिक्री हो चुकी है 12,000 की। अब 3,500 रुपये का हमें औसत लाना है 5 महीने में, तो 5 से गुणा करके ये कितने होने चाहिए टोटल वैल्यू 1,750, 17,500। तो ये 17 टोटल हमारी अब तक बिक्री हो चुकी है 12,000 की। टोटल कितने की करनी है 17,500 की। तो हमें 5,500 रुपये की बिक्री 5वें महीने में और करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 5,500। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए बी प्लस सी ये करते हैं 40 दिन में, और तीनों मिलके यहाँ पर तीनों हैं ये कर रहे हैं 20 दिन में। टोटल काम हम मानते हैं 40 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों की 1, और तीनों की जो हमारी क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे देखिए बी और सी की क्षमता कितनी है 1, और तीनों की है 2, तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। जब ए की क्षमता 1 आ गई तो अब कुल कार्य
दिन बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य था हमारा 40 और ए की क्षमता कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 40 दिन। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि ए बी से आधा कुशल है। ए जो है ए बराबर ये बी से आधा कुशल है और जो सी से तिगुना कुशल है। तो बी क्या है हमारा सी से 3 गुना अधिक कुशल है। तो बी बराबर हो गया 3C। इसके बाद हमें कहा गया है कि वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। हम मान लेते हैं काम था टोटल 12 यूनिट, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 2। ये हमने 12 इसलिए लिया है, अगर 6 भी लेते तब भी हो जाता, लेकिन 6 अगर आप लेंगे तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, तो फिर ए की क्षमता कितनी हो जाती 1/2। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए हमने यहाँ पर कार्य 12 यूनिट ले लिया, जिससे बी की क्षमता कितनी आ गई 2। अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई 1। देखिए ए की क्षमता आ गई 1, बी की क्षमता हो गई 2 और सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे बी की क्षमता को, तो ये कितनी आ जाएगी 2/3। तो देखो तीनों की क्षमताएँ आ गई हमारे पास। ए की हो गई 1, बी की क्षमता हो गई 2, सी की क्षमता हो गई 2/3। तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 11/3। तो टोटल कार्य हमारा कितना था 12 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे तीनों की क्षमता से 11, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36/11। तो ये कितना आ जाएगा 36/11, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 7 77। तो ये हमारा 3.27 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी मान लीजिए पैदल जो चली गई वो एक्स है, तो एक्स बटे पैदल किस स्पीड से चले गए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय हो गया, प्लस अब रिमेनिंग हमारे पास डिस्टेंस क्या है 75 माइनस एक्स, स्पीड कितनी है 12। तो यहाँ से भी समय आ गया, दोनों का समय टोटल कितना है 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 375 माइनस के 5x, ये हो जाएगा हमारा 480। तो ये हो जाएगा 7x बराबर आ जाएगा 105। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल तय की गई है, तो इसका आंसर हमारा डी राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया है। तो शंकु का हमें व्यास ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमसे आंसर में व्यास पूछा है, जल्दबाजी में आपको त्रिज्या में आंसर नहीं बताना है, व्यास पूछा गया है डायमीटर, तो आपको डबल करके त्रिज्या का बाद में आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनके आयतन हमेशा बराबर रहते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। उसके बाद शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हमारी ऊंचाई हमें दी गई 10 और आर स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ से 1 10 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 3 से 3, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, तो इसका डबल व्यास हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। हमें 3 से शुरू करना है और 5 इंटीजर लेने हैं लगातार। तो क्या क्या हो जाएंगे 3 4 5 6 और 7, 5 इंटीजर हो गए हमारे। उसमें बाद में ये कहते हैं कि यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। केवल हमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज में निकालना है कि औसत में कितनी कमी हो जाएगी। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पर औसत कितना है, औसत क्या होता है बीच वाली वैल्यू, तो औसत हमारा यहाँ पर कितना होगा 5। अगर हम इस 7 को हटा दें,
इस 7 को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ से हमारा जो एवरेज है वो किसको आए जोड़ के आएगा, फिर हमारे पास संख्या रह जाएंगी 3, 4, 5 और 6। तो 4 और 5 को जोड़ने से एवरेज आएगा इसका आधा करके, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। तो एवरेज में हमारी कितनी कमी हो जाएगी 0.5 की। ठीक है, तो एवरेज में 0.5 की कमी होने पे 0.5 की कमी हुई। पहले एवरेज कितना था 5 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 10%। तो एवरेज में हमारे 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखिए 64 के हमें ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनका योग सबसे कम हो। तो 64 के हमारे फैक्टर होंगे 8 गुणा 8 और 16 चौका 64, 16 गुणा 4, 32 गुणा 2 और 64 इंटू 1। तो देखिए इसमें सबसे कम योग किसका होगा 8 गुणा 8 का। 8 प्लस 8 कितना होगा 16। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 16 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन मैथ का कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में क्या है 2, 3, 4 और 5। 1200 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2400, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 50 गुणा 50 कितना होता है 2500। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 2400 तो नहीं होगी। 1200 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आता है 3600। तो 3600 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है 60 गुणा 60। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी थर्ड कि 3 कि 1200 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। धन्यवाद।